Good morning, sir. Good morning to all of you. Good morning, sir. रचित आगे टाइम पे। ये लोग नोट्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं सर। देख रहे हैं ना? स्टार्ट करें? यस सर। हम लोग कल हमने क्या ये कोई बताएगा? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जैसे अंकित महर, सर। अनम्यूट करो। हाँ चलो ठीक है। यस सर। यस। ये बताओ 1 गीगा पास्कल में कितना पास्कल होता है? 9.8 into 9.8? सर 9.8 कब बता दिया यार? ग्रेविटी बता रहे हो क्या? 1 गीगा पास्कल दिख रहा है? कितना है? यस सर दिख रहा है। कितना है? 10 raised to power 9 पास्कल। ठीक है, तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को, सपोज एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, बताइए कितना होगा? 1 मिनट सर। 1 तब इतना ही रहेगा। स्क्वायर को मैं किसी से पूछूंगा, अभी दे रहा हूँ मैं 2 मिनट। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, याद रखें मिलीमीटर का स्क्वायर है नीचे। 1 न्यूटन स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एक सेकेंड, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम डायमेंशन mm में गिवन होंगी, फोर्सेस न्यूटन में गिवन होगा। इक्वल्स टू हाउ मच मेगा पास्कल? चलिए पूछें। यस सर। कार्तिक यादव अनम्यूट करो। हाँ बताओ 1 मेगा पास्कल। कैसे? तुमने कैलकुलेट किया है? सर कैलकुलेट किया है? यस सर। 1 मीटर स्क्रीन पे दिखाओ। स्क्रीन मोबाइल में है क्या? सर मतलब ऐसे ही। अच्छा नहीं ऐसे कैलकुलेट करा मतलब सर। ये कल मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त आया था ये कैसे बताया था मुझे। मुझे नहीं प्रूफ चाहिए ना यार।
1 मीटर इक्वल्स टू सर 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर होता है, तो 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर को इससे आउट करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हाँ। सर उसकी पावर 10 टू द पावर 6 जाएगी और सर वो पावर ऊपर जाएगी। एग्जैक्टली सही है, सही है, सही है। तो वो 10⁻6 हो जाएगा ऊपर जाके, और 10⁻6 ही तो मेगा होता है, ठीक है। या Yes, इसका sir. मतलब हुआ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली आएगा कि फोर्सेस न्यूटन में गिवन है और डायमेंशंस mm में गिवन है, तो न्यूटन पर जब फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो जब वो वैल्यू आएगी 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मेगा पास्कल में। सपोज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, उसको क्या लिख सकते हैं, 200 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल। करेक्ट। स्ट्रेन, हम लोग स्ट्रेन पढ़ रहे थे, चेंज इन शेप, और उस पर डिपेंड करता था टाइप्स किस पे, फोर्स पे। अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो टेंसाइल स्ट्रेन भी होगा और कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। जब डायमेंशन कम होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे। अगर डायमेंशन ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, तो जो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो उसको बोलेंगे टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेन। ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये दिख रहा है टेंसाइल किस में है, नॉर्मल में। अच्छा, टेंसाइल इज द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल और कंप्रेसिव इज आल्सो द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल। कंप्रेसिव टेंसाइल कब आता है, जब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है। अगर मटेरियल के अंदर होगा अप्लाई तो कंप्रेसिव होगा, बाहर की तरफ होगा तो टेंसाइल होगा। टेंसाइल का नेचर क्या प्रोवाइड करेगा, चेंज इन लेंथ, एलोंगेशन, और कंप्रेसिव में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, श्रिंक होना। और शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन पढ़ते हैं अभी। मैंने ये बताया था, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन। ये दोनों देख लिए थे हम लोग, यहाँ तक आ चुके थे। LF इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये डिफरेंशियल फार्मूला बताया था मैं। अगर चेंज इन डायमेंशन, सपोज एक लेंथ लेता हूँ dx, उसमें चेंज आता है du, तो जो स्ट्रेन होगा क्या होगा, du/dx। तो ऊपर क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ माना गया बहुत ही छोटा है, उस छोटे से लेंथ में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू लोडिंग, तो उस चेंज की वजह से du/dx लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। और ये जो अपसाइलन लिख रहे हैं हम, अपसाइलन का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेन। अभी हम लोग देखेंगे शियर स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं, गामा से। शियर स्ट्रेन, इसको गामा से दिखा रहे हैं। गामा से दिखा रहे हैं इसको। द चेंज इन एंगल दैट, देखिए डायग्राम देखिए आप लोग, डायग्राम देखिए, फोर्स कैसे लग रहा है, सरफेस के पैरेलल। सरफेस कहाँ है, ऊपर है, ऊपर कहीं ऐसा होगा, ऐसा ब्लॉक होगा, इसके ऊपर सरफेस पे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये क्या करेगा, इसको टिल्ट करेगा, थोड़ा सा टिल्ट करेगा, इसको टिल्ट करेगा किसी एंगल से, वो एंगल निकालना हमको, वही है शियर स्ट्रेन। यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो शियर स्ट्रेन आ रहा है, उसकी वजह से शेप चेंज हो रहा है या साइज, हेलो, शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो ये कितना एंगल से डिस्टॉर्ट हुआ है ये मटेरियल, ये एंगल निकालना होगा। सपोज बच्चे ज्वाइन करे जा रहे हैं, आप देखिए एंगल कितना है। जब मैं पहले एंगल चेक किया था, जब फोर्स नहीं लगा था, तो 90 डिग्री था यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, ये एंगल बदल गया किस पे, अल्फा में, ठीक है। तो चेंज इन एंगल कितना हुआ, शेप कितने से चेंज हुआ, इस एंगल से। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 माइनस 90 माइनस अल्फा, अल्फा। 90 माइनस अल्फा। बोलते हैं
shear strain. ये गामा लिखा हुआ है, this is known as shear strain. तो shear strain तो definition क्या होगा? The change in angle that occurs between two line segment. ये एक लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है. ये लाइन सेगमेंट कब आया है? जब फोर्स अप्लाई किए हैं. लाइन सेगमेंट दैट वेयर ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू वन अनदर इज नोन एज shear strain. इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन. ये एंगल में दिखा रहे हैं तो एंगल सिर्फ रेडियन दिखाएंगे. जब एंगल किसी साइन या कॉस या टेन के साथ आता है तो वो डिग्री में होता है. लेकिन अगर एंगल विदाउट किसी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियन में. वो रेडियन लेंगे. विदाउट किसी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आएगा उसको बोलेंगे रेडियन में. उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अब ध्यान से देखो, अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से लेस देन है तो पॉजिटिव shear strain होगा. ये कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है, ये याद रखिए. जब फोर्स मैं सरफेस पे इधर लगा रहा हूँ राइट साइड में, ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा फाइनल एंगल. ठीक है. तो उस केस में इसको बोलेंगे पॉजिटिव shear strain है. वैसे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है. अगर मैं पीछे से देखने लगूं तो वो तो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा. अगर इसी ब्लॉक को मैं पीछे से देखूं तो वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा वो अल्फा. ठीक है. तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का उतना मतलब नहीं है. लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक डायरेक्शन में पढ़ेंगे. तो अगर राइट साइड में देखेंगे, ये फोर्स राइट साइड में लगा है तो ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा ही होगा. या फिर बोल सकते हैं ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे घुमाएगा ऐसे. फोर्स क्या करना चाह रहा है? इसको घुमाना चाह रहा है. इसी से shear strain, इसी से टॉर्क आता है. इसी से टॉर्क आता है. अगर ये फिक्स पॉइंट है तो टॉर्क अप्लाई होगा यहाँ पे. तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा. तो इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिया गया है. क्यों? क्योंकि अल्फा इज मतलब अल्फा के टर्म में बता रहे हैं कि अल्फा इज लेस देन 90 then it is positive shear strain. बट अल्टीमेटली क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव टॉर्क है, क्लॉकवाइज है. ठीक है. अल्फा इज ग्रेटर देन, मतलब इधर अगर फोर्स लगाया होता तो इधर 90 डिग्री, अल्फा क्या हो जाता? ऐसे 90 डिग्री हो जाता. अगर मैं इधर घुमाता तो ये ऐसे घूमता. सॉरी, अगर मैं फोर्स इधर की तरफ लगाया होता तो ये बॉडी ऐसी बनती, ऐसे बनती. तो ये एंगल क्या हो जाता? अल्फा ये हो जाता. और ये 90 डिग्री से ज्यादा होता. उस केस में shear strain को क्या बोलेंगे? नेगेटिव shear strain. ठीक है. तो अल्टीमेटली गामा कितना होगा? पाई 2 माइनस अल्फा. ठीक है. अल्फा अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो अपने आप shear strain क्या होगा? नेगेटिव में वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ एंगल. सर पर कोई और बॉडी हुई तो क्या चीज? सर अगर कोई और बॉडी हुई जैसे सॉलिड हेक्सागन तो उसमें भी पाई/2 माइनस मानेंगे या कि 120 माइनस अल्फा? ये जनरल ऑब्जेक्ट है जिसमें एक पॉइंट, ये देखो ये जो सरफेस दिख रहा है ये सरफेस एक पॉइंट है जिसको एनलार्ज किया गया है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. इसको स्क्वायर भी बोला सकते हैं. बहुत ही छोटा पॉइंट है. और अभी मैंने बोला स्ट्रेन और स्ट्रेस एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है. डेफिनेशन में लास्ट में पढ़ा था कि एक पॉइंट पे होता है. वो पॉइंट को एनलार्ज करके बड़ा किया गया है और उसके टर्म में उस पॉइंट का एक रिस्पेक्टिव लाइन होगी. उस पॉइंट में एक डायरेक्शन होगा. सपोज ये एक डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन है ये. अब इस डायरेक्शन को कैसे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? अगर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ऐसे डिस्टॉर्ट होगा. अगर तुम कह रहे हो कि हेक्सागन ऐसे है, ठीक है, अब मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा इसके सरफेस पे, तो मैं कौन सा ये पॉइंट का, इस पॉइंट को एनालिसिस कर रहा हूँ तो इस पॉइंट को मैं ऐसे देखूंगा और यहाँ से 90 डिग्री है. अब ये डिस्टॉर्ट कैसे होगा ये देखना है बस मुझे. ये सरफेस को देखना है. ये डिस्टॉर्ट ऐसे होगी, ये एंगल अल्फा ये ऐसे आएगा. ठीक है. समझ में आ रहा है? यस सर. नेक्स्ट, नॉर्मल स्ट्रेन कॉज चेंज इन डायमेंशन और चेंज इन वॉल्यूम. नॉर्मल स्ट्रेन क्या कर रहा था? स्ट्रेच कर रहा था. ठीक है. तो नॉर्मल स्ट्रेन कॉज चेंज इन डायमेंशन को चेंज कर रहा था. अभी देखो लिखा है और चेंज इन वॉल्यूम चेंज करेगा या नहीं? मैं अगर किसी बॉडी पे फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ तो वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं? रचित, वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं? सर वॉल्यूम थोड़ी नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा सर. नहीं होगा, लेकिन लिखा है यहाँ पे चेंज होगा. होगा सर. हेमंत कैसे होगा बताओ? सर क्योंकि जो ये ऊपर वाली लाइन है ना वो थोड़ी सी नीचे आएगी. अगर ये यूं ऐसे
फोर्स लग रही है, तो जो वो ऊपर बट वाला यहाँ पे यार सरफेस है वो shear नीचे strain, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है साइड का नॉर्मल स्ट्रेन के लिए लिखा हुआ है। हाँ सर, तो लिखा हुआ है ये जो सर नॉर्मल स्ट्रेन के लिए लिखा हुआ है। सर जो इसकी टॉप सरफेस है ना वो सर नीचे आएगी ना सर, क्योंकि अगर ये हाँ? ऑब्जेक्ट अगर कोई बेंड होता है तो सर जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है वो एग्जैक्ट नॉर्मल तो स्ट्रेन की होगी बात नहीं कर सर। रहा हूँ, नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। एक रॉड है, अच्छा नॉर्मल स्ट्रेन। ये रॉड है, मैं इसको हाँ खींच रहा हूँ। हाँ चलो सर। उसमें भी बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, लेकिन इसके इसका केस लो अभी। अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसका डायमीटर कम होगा और लेंथ इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। नो सर। No. लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अगर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, सपोज मैंने इसको खींचा इतना, ताकि उसको छोड़ने के बाद इसका शेप बदल जाता है, ठीक है, परमानेंटली बदल जाता है शेप, और इससे के साइज चेंज हो जाते हैं परमानेंटली। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया कि वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया। मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि वापस नहीं आ पाता है। उसी को तो इलास्टिसिटी बोला जाता है। कब तक ये फोर्स लगाएं ताकि वापस आ जाए, तब तक वो इसकी इलास्टिसिटी है। लेकिन इलास्टिसिटी के बाद क्या होगा? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक को ध्यान में रखो, ये तो क्या होगा? इंक्रीज होता जाता है। क्यों? उसके मॉलिक्यूल्स उसको रोक नहीं पाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्चुअल में इंक्रीज होता है, लेकिन हम लोग इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जब भी पढ़ेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के ही पढ़ेंगे, ठीक है, अज्यूम करके, क्योंकि हमें बहुत ही सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एंड डेवलपिंग द इक्वेशंस, हमको ये सब अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, आइडियली। नेक्स्ट इज स्ट्रेन इज अ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या है? ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें बस डायमेंशंस आ रही हैं। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमेंशन, जनरल में बोले चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेन इज अ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। वंस स्ट्रेन इज कैलकुलेटेड, स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, या फिर बोल सकते हैं हुक्स लॉ। अभी देखेंगे हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ अभी बताऊंगा मैं। अब एक बार ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पढ़ना होगा। ये बहुत गेट पॉइंट ऑफ गेट के एग्जाम से रिलेटेड भी इसी पे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज प्रिज्मेटिक बार। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिज्मेटिक है या नहीं। मेरा पेन दिख रहा है क्या एग्जैक्टली? हाँ सर दिख रहा है? यस सर। प्रिज्मेटिक बोल रहा हूँ, प्रिज्मेटिक का डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रक्चर मेंबर हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन, हर जगह क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ सेम है, इज नोन एज अ प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, ये बोल रहा है। अब ये फोन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। अब ये फोन बार है या नहीं? सर प्रिज्मेटिक है या नहीं? इसका लेंथ ऐसा है। सुमित सो रहा है? सुमित नहीं सर नहीं। हाँ बताओ, डेफिनेशन पढ़ो और ये फोन के बारे में बताओ, ये फोन प्रिज्मेटिक है या नहीं? इसका क्रॉस सेक्शन मतलब होता है, इसको कट करके मैं जो एरिया चेक करूंगा उसका शेप या साइज चेंज हो रहा है कि नहीं, हर जगह, हर पॉइंट पे, हर लेंथ पे चेंज होगा या नहीं? तो साइज तो चेंज होगा ना सर? साइज नहीं बेटा, क्रॉस सेक्शन पूछ रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शन की साइज, जो क्रॉस सेक्शन एरिया आता है उसकी साइज पूछ रहा हूँ। सर चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो उसको बोलेंगे प्रिज्मेटिक। बट ये पेन देखोगे, जब आप ये पेन देखोगे तो यहाँ पे एरिया डायमीटर ज्यादा है, कट करेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे तो कुछ और एरिया है, यहाँ पे जब टिप पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया है। यहाँ से यहाँ तक में क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो दैट इज नोन एज नॉन प्रिज्मेटिक, ठीक है। ये क्या है? प्रिज्मेटिक है और ये प्रिज्मेटिक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज लैटरल स्ट्रेन। पहले हम लोग पढ़े थे शियर स्ट्रेन और ये है लैटरल स्ट्रेन। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटरल स्ट्रेन कैसे देख रहे हैं? इस पे मैं फोर्स स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। फोर्स किधर लगाया मैंने? लेंथ के अलोंग, लेकिन ध्यान दीजिए डायमीटर भी तो कम हो रहा है। उस साइड में क्या हो रहा है? फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी डायमीटर कम हो रहा है। इधर कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि अगर स्ट्रेच करूंगा मैं तो इधर डायमीटर कम होगा,
इधर डायमीटर कम होगा, अगर कंप्रेस करूंगा तो डायमीटर इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। डायमीटर इंक्रीज होगा, ठीक है। Yes, तो sir. तो देखिए, और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ के अलॉन्ग, इसके लेंथ के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे जब लेंथ इंक्रीज होगा। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन, इज एसोसिएटेड विद द लैटरल स्ट्रेन। एसोसिएटेड मतलब उसके साथ है, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा तो लैटरल स्ट्रेन भी आएगा, ठीक। तो लैटरल स्ट्रेन रिप्रेजेंट द नॉर्मल स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। लोड मैंने इधर अप्लाई कर रहा हूं तो लैटरल स्ट्रेन इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। इधर की तरफ मैं सपोज ये बार है, इस पे फोर्स मैंने इस साइड में लगाया है, ठीक है। तो लेंथ किधर इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, एक्स में। डायमीटर किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, वाई में। फोर्स किधर लगाया है, एक्स में, और डायमीटर किधर कम हो रहा है, वाई में। और एक्स और वाई क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो लैटरल स्ट्रेन कौन सा होगा, एक्स वाला या वाई वाला, Y वाला, वाई वाला, ठीक है। Y वाला होगा ना? ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. देखिए ध्यान से, ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। पॉजिटिव होगा ऑलवेज, पॉजिटिव क्यों होगा, चेंज इन लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ क्या है, पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Positive है. जो लैटरल स्ट्रेन है वो क्या होगा, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज, फाइनल डायमीटर इज लेस Decrease होगा. इनिशियल डायमीटर, सो इट विल ऑलवेज नेगेटिव। तो हमेशा इन दोनों का साइन एक दूसरे का अपोजिट होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं। लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो डायमीटर हमेशा इंक्रीज होगा, लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो डायमीटर हमेशा डिक्रीज होगा। तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइन में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब अगर ये तो अगर इसका लेंथ बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर तो उसको एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, ठीक है। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसके डायमेंशन है, 1D माना जा सकता है, सिंगल डी, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और ये अगर कोई प्लेट है तो उसको मानेंगे 2D मानेंगे उसको, ठीक है। अब इस पे सपोज मैं एक फोर्स लगाता हूँ ऐसे और एक ऐसे, शियर स्ट्रेस लगाता हूँ, शियर स्ट्रेस, तो दोनों तरफ डिफरेंट डिफॉर्मेशन होगा। एक फोर्स ऐसे लगाता हूँ, एक सेकेंड, एक फोर्स मैं ऐसे लगाता हूँ और एक फोर्स ऐसे, तो डिफॉर्मेशन होने के बाद, ये तो एरो सही बन नहीं पा रहा है, तो ये डिफॉर्मेशन होने के बाद ऐसा जिस शेप बन जाएगा इसका होगा θ1 यहाँ आएगा, θ2 ये आएगा, ठीक है। अब हमको Yes, sir. ये चेक करना है कि कैसे इसका शियर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट का डिफरेंस, ये थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, tan θ1 इक्वल्स टू क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस हॉरिजॉन्टल, या फिर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan θ1 इक्वल्स टू dv अपॉन dx एंड tan θ2 इक्वल्स टू du अपॉन dy, Du upon dy. du अपॉन dy, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टॉर्शन कितना हुआ है, θ1 प्लस θ2 हुआ है, तो टोटल शियर स्ट्रेन कितना होगा, θ1 प्लस θ2। एक शियर स्ट्रेन यहाँ हुआ है, एक यहाँ पे हुआ, दोनों जगह मिला के कितना हुआ है, θ1 प्लस θ2। तो टोटल शियर स्ट्रेन विल बी θ1 प्लस θ2, और θ1 मैंने tan θ1 में निकाल लिया dv बाई dx और du बाई dy, लेकिन थीटा इतना छोटे हैं θ1 और θ2, तो tan थीटा को कन्वर्ट कर देंगे थीटा में, ये पता होगा लिमिट्स, tan θ1 equals to dv by dx and tan θ2 equals to du by dy and gamma equals to θ1 plus θ2, so dv by dx and du by dy, and θ1 θ2 are very small, so tan theta can be replaced by only θ1। तो ये टोटल शियर स्ट्रेन कितना होगा, θ1 plus θ2, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ, ये आप लोग पहले भी पढ़े हो ना। यस सर। बट इट इज स्टेट्स दैट, अभी हम लोग स्ट्रेन और स्ट्रेस पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो स्ट्रेन भी हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन की बात करेंगे, जब शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शियर स्ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ देखेंगे। एक बार नींद आ रही सबको यार, ये सब पानी
ऐसे बैठा करो जैसे एकदम क्लास में बैठ रहे हो, ना वहाँ के बैठा करो। इसको भी नींद आ रही है, रचित को भी कभी कभी। हाँ सर वो मैं नींद नहीं आ रही सर, वो बार बार तो बात कर रही, चलो ठीक है, नींद कोई नहीं आ बात रही बात। नहीं। शाम को करेंगे क्लास? नहीं सर। नहीं देखो, नहीं सर नहीं सर, ये टाइम सही है। ये सही है। थोड़ा जल्दी का कर दो, टाइम से सोने भी लग जाएंगे फिर। फिर उस समय सोओगे, इस समय सर, जग रहे हो, अभी जग रात के रहे हो, टाइम से सोना चालू कर देंगे। अभी इस टाइम जग रहे हो। चलिए, हुक्स लॉ क्या है? सिंपल सा, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ मटेरियल इज अंडर अ लोड, लोड कैन बी एनीथिंग, फोर्स, मोमेंट, टॉर्क, ऑल आर लोड। इसको मैं किसी से भी दिखा सकता हूँ, एफ, टॉर्क या फिर मोमेंट। ये लोड कुछ भी हो सकता है, मोमेंट, टॉर्क एंड फोर्स। ठीक है, लोड का मतलब हमेशा नहीं कि फोर्स लग रहा है इसी को लोड बोलते हैं। लोड कैन बी एनीथिंग, फोर्स, टॉर्क एंड मोमेंट। जिससे ऑब्जेक्ट के अंदर डिफॉर्मेशन हो उसको लोड बोलेंगे। मोमेंट अप्लाई करूंगा तो बेंड हो जाएगा, टॉर्क अप्लाई करूंगा तो ट्विस्ट हो जाएगा, फोर्स अप्लाई करूंगा तो डायमेंशंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। ठीक है, तो it is stated that under a load then the stress generated inside the material is directly proportional to strain generated. ठीक है, the stress generated ध्यान रहे, स्ट्रेस जनरेट होता है, अप्लाई नहीं होता है, जनरेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वाइवा में, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ स्ट्रेस इज अप्लाइड, तो तुम तुरंत बोल सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेवेंट, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। स्ट्रेस इज नॉट अप्लाइड, स्ट्रेस इज ऑलवेज generated inside the material and it is an internal resisting force when an external load is applied. external load apply होगा तभी stress generate होगा। external load नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पे कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई हिमालय के पर्वत पे जाके आराम से बैठा है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, एकदम फ्री है, फ्री ऑफ वर्ड एवरीथिंग, एकदम आराम से बैठा है, फ्रीली है, फ्री है, उसको कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा उसके अंदर। प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन जनरेटेड, समझ में आ रहा है? तो कैसे लिख सकते हैं स्ट्रेस को? कैसे लिखते हैं? सिग्मा, और स्ट्रेन को अपसाइलन। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपसाइलन। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है। हुक्स ने सिर्फ ये बोला था, हुक्स का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, उसके बाद आया उसने, अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को भी हटाया, सपोज ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो कोई भी हटा सकता है, इसके बाद सपोज ये हुक्स लॉ ने बता दिया कि ये है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इसने ये दे दिया, ये दिस इज नोन एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नाम नहीं दिया उसने, बस बोला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। उसके बाद आया यंग्स, तो यंग्स ने इसको बोला दिस इज अ यंग्स मॉडुलस, तो उसका एक नया अलग ही नाम बन गया, यंग्स मॉडुलस। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन। और व्हाट इज अदर नेम ऑफ दिस यंग्स मॉडुलस का? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई बॉडी कितना इलास्टिक है वो इसकी वैल्यू पे पता चलेगा। मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे फोर्स लगाया तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा वाला लोगे? ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला साइड वाला जिसपे फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला एरिया होगा ए। तो फोर्स अपॉन एरिया से स्ट्रेस आ जाएगा। और स्ट्रेन कैसे आएगा? कुछ डायमेंशन चेंज होगी, लेंथ चेंज होगा। ये सपोज ये लेंथ चेंज हो गया डेल्टा एल से, तो स्ट्रेन निकाल लेंगे। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जैसे ही करेंगे हमारे पास एक मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट का मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी पता चल जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। याद ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट वैल्यू हमको पता चल जा रही है, जो कि एक मटेरियल की है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पता चल रही है किसी भी मटेरियल की। सिर्फ एक फोर्स लगा रहा हूँ और उसके अंदर जो एरिया तो पता ही है हमको, स्टार्टिंग का एरिया, इनिशियल एरिया, और फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी तुमको पता है। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट मेजर करना है? मेजर क्या करना है? स्ट्रेन। स्ट्रेन को क्या करना है? मेजर करना है। स्ट्रेन कैसे मेजर करेंगे? चेंज इन लेंथ चेक करना है सिर्फ, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। बस वो निकालने के बाद हमें क्या पता चलेगा? यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल।
इसका जो टेस्टिंग होता है यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे होता है, जो हमारे डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकाली जाती हैं उससे। तो अभी के लिए हम लोग यंग्स मॉडल्स देख रहे हैं कि यंग्स मॉडल बहुत ही आसान है निकालना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर्स लगाओ, एरिया पता है, फोर्स पता है, चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करो, मेजर करो, मतलब कुछ डिस्टेंस कुछ एलोंगेशन होगा, उसके बाद उसका लेंथ चेंज करो, चेक करो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये दोनों का रेशियो निकालो स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो यंग्स मॉडल बताएगा, ठीक है। Where E is a proportionality constant, E is also known as a Young's modulus, E is also known as a modulus of elasticity. Unit of Young's modulus is same as stress. क्यों? क्योंकि ये तो यूनिटलेस है नीचे, तो कोई नहीं, और ये इसका यूनिट है। क्या है इसका यूनिट? अभी मैं पूछ रहा हूँ, रुको न्यूटन पर मीटर। रुक जाओ मैं पूछ रहा हूँ, देखें कौन सो रहा है। खुशीराम मीना, तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है? खुशीराम बोल नहीं रहा है, गायब हो गया ये। नहीं सर, बैकग्राउंड प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम, अच्छा तो बंद कर लो, बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो। आशीष मीना है क्या इसमें? आशीष मीना, ये आशीष मीना अपना चैट बॉक्स में रोल नंबर लिख दिया करो, 2 आशीष मीना है, अटेंडेंस तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। अटेंडेंस आशीष मीना गायब हो गया, देखो गायब हो गया। बलराम बताओ, बलराम मीना बताइए, म्यूट अनम्यूट करो। यस सर। बताओ क्या पूछा था क्या मैंने? सर, क्या बताना? क्या पूछा था बताओ? सो रहे हो क्या? नहीं सर। क्या पूछा था, भूल गए? क्या पूछा था हेमंत, बताओ। डायमेंशन यूनिट। हेमंत, हेमंत यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस की यूनिट सेम क्यों होती है, पूछा था। हाँ बताइए, बलराम बताओ। यंग्स सर, मॉडल, यंग्स कांस्टेंट है सर, मॉडल इसकी यूनिट कौन कांस्टेंट है? ई। उसकी यूनिट नहीं होती है? यूनिट होती है ना, बोला है यहाँ पे, लिखा है यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या बता रहे हो तुम? होती ही नहीं है, तुम बता रहे हो। ऐसे नहीं बैठना है कि अटेंडेंस के लिए। कहाँ गए तुम? बलराम बोलो। यस सर। योगेश दादीश बताओ। योगेश यस सर। बताओ। पूछ रहे हैं सब क्या? नाश्ता कर लिए हो? ये नहीं पूछ रहा था मैं नाश्ता कर लिए हो, ये पूछ रहा हूँ मैं यंग्स मॉडुलस की यूनिट स्ट्रेस के जैसी क्यों होती है? अरे यार स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, रचित बताओ। सर स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सर उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट सेम ही रहेगी, तो कैंसिल होके उसकी कोई यूनिट लेस होती है। तो ये यूनिट लेस है, तो जो इसका इस यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। अगर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होता है तो ये भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में, अच्छा कई लोग सुन नहीं रहे हैं, बस ऐसे बैठे हुए हैं, वो पता चल जाएगा जब प्रेजेंटेशन होगा। मैं बता अभी, अच्छा मैं एक और चीज बताना चाह रहा था। आज मैं फिर से शेड्यूल कर रहा हूँ 3 बजे 15 मिनट के लिए आपको आना है सबको। कल कई लोग नहीं आए थे, बस 5-6 स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे थे। ठीक है, मैं सबको बोल रहा हूँ। क्या कृष्णा क्या बोल रही हो? पता नहीं था सर। पता नहीं था, मैं अब बता रहा हूँ 3 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए, ताकि मैं बता सकूं कि पूरा एक कोर्स कैसे चलेगा। ठीक है सर वो जूम पे आना है या गूगल क्लासरूम पे आना है सर? गूगल क्लासरूम पे कैसे आ क्लासरूम का जाओगे? बोला था। क्लासरूम पे वीडियो थोड़ी चलेगी भाई। क्लासरूम पे कैसे मीटिंग करोगे यार?
हाँ सर, वो वही पूछ रहा था, वो तो होता नहीं है कैसे। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लगा, तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ आया कितना, डेल्टा एल का। ओरिजिनल लेंथ क्या था, L0, फाइनल लेंथ क्या है, LF। ये फोर्स लगाया P, ये P का फोर्स लगाया मैंने, यहाँ पे P नहीं लिखा हुआ है, P या फिर F मान लो, F मान लो, ठीक है। F अप्लाई किया तो हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, F/A, एरिया, ये यहाँ से जो एरिया आएगा ये एरिया, ठीक है। एरिया कई बार लोग निकाल लेते हैं L इंटू ये लेंथ। अगर मैं ये दे दूं क्वेश्चन में तो एरिया निकाल लेते हैं ये L इंटू दिस डायमेंशन एरिया ये निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया जिसपे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये F/A और स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। Since Young's modulus equals to stress upon strain, Young's modulus is the ratio of stress and strain, ठीक है। तो Young's modulus equals to F/A और strain की जगह पे डेल्टा L/L0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा L निकालोगे, चेंज इन लेंथ। ये क्वेश्चन में कभी भी आता है कि मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, PF फोर्स लगाया, इसका यंग्स मॉडुलस मेजर्ड है, मतलब मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये गिवन है, डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, इस पे फोर्स लगाया तो कितना चेंज होगा। ये अगर सोचोगे तो बहुत आसान चीज है, देखोगे तो बहुत आसान चीज है, लेकिन अगर हम इमेजिन करोगे तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितना लेंथ होगा चेंज, लेकिन मैं फॉर्मूले से तुरंत निकाल सकता हूँ, FL/AE, जबकि सब कुछ पता है, फोर्स कितना लगा है ये पता है, लेंथ ओरिजिनल कितना है, एरिया कितना है और यंग्स मॉडुलस कितना है इस मटेरियल का, ठीक है। तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ कितना होगा, इस फोर्स को अप्लाई करने, फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है, और दोनों पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो चेंज इन लेंथ किस में ज्यादा आएगा, जसवंत यादव? जिसकी लेंथ ज्यादा है। जसवंत यादव, यस सर। बताओ। हो रहा है तो बताओ, नहीं बताओगे। लेंथ के प्रोपोर्शनल है ना, ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ, तो इसका लेंथ ज्यादा होगा उसमें चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा। अगर एरिया अगर कम है तो जिसका एरिया कम है, जो कोई पतला बॉडी है, पतली बॉडी है और एक मोटी बॉडी है, इसका इस पेन का रिफिल को निकालूं और इस पेन को निकालूं अलग अलग, तो चेंज इन लेंथ किस में ज्यादा आएगा, रिफिल में आएगा, क्योंकि एरिया उसका कम है। एरिया कम है तो चेंज इन लेंथ ज्यादा आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ का। यंग्स इसी तरह सारे चारों चीजों को कंपेयर किया जा सकता है, चारों चीजों में ये बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, ये इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सारा कोरिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आज के लिए, एक रबर, सॉरी ये रबर है और ये स्टील है, लेंथ सेम है, फोर्स अप्लाइड सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ये क्वेश्चन है आज का, आपको सबमिट करना है क्लासरूम पे, आज ही के आज करना है, ठीक है। फोर्स दोनों पे सेम है, एक रबर है एक स्टील है, रबर है और एक स्टील है। क्वेश्चन इज विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। तो ये तो आप करवा चुके हो BME की, BME में कराया हूं, सेमेस्टर में। ऐसा नहीं है ना कि अभी तो BME में बहुत कुछ कराया था, मैं इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस सब कराया था, तब तो भूल गए हम। याद है ना सर? अब ये बताइए, याद है सर। विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। ये आपको आज बताना है। लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मटेरियल डिफरेंट है, फोर्स सेम है। If both are under same value of tension force having same dimensions, चलिए हिंट भी दे दूं, देने की जरूरत नहीं थी, दे रहा है। Value of Young's modulus will give you the answer. The value of Young's modulus will give you the answer. नोट ही नहीं कर रहा है कोई, बस ऐसे बैठा है। नोट कर लिया सर, कर लिया था। हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, ये लोग बैठे हैं, क्या नाम है इसका, भूपेश शर्मा ऐसे बैठा है। कर लिया भूपेश? यस सर। Give mathematical proof of your answer on classroom.
क्लासरूम में मैं अभी डाल दूंगा मैं। दिस इज LA2 लेक्चर असाइनमेंट 2, ठीक है, लेक्चर असाइनमेंट 2 है ये। Yes, sir. इसको सॉल्व करके मैं असाइनमेंट अभी जब उसमें असाइन करूंगा तो उसमें डालना है, कमेंट्स में नहीं डालना जाके, ठीक है। जब असाइनमेंट दिखाई देगा LA2 नाम का, उसमें डालना है, उसमें अपलोड करना है आपको आंसर को, सिंगल पेज, एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए लेक्चर 3 तो वैसे कराना था मुझे आज, लेकिन लेक्चर 3 छूट रहा है, तो लेक्चर 3 ऐसे ही कभी रैंडमली कभी मैं बुलाऊंगा क्लास में, जिस दिन आपका क्लास कोई ना हो, एक भी क्लास ना हो, ताकि डेटा बचा रहे, उस दिन मैं लूंगा मैं, ठीक है क्लास, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो आज याद रहे 3 बजे, 3 बजे, ठीक है। चलिए अटेंडेंस हाँ दीजिए, सर। Yes, sir. ओके सर। अटेंडेंस दीजिए। इट्स 10-12, 1 मिनट के अंदर जल्दी दो। पी लिखना है, सिर्फ पी, अब प्राइवेटली नहीं लिखना है। एक ही बार करना है, कई बार कर दे रहे हो तुम लोग। स्टूडेंट 28 है। सर आपको प्राइवेट में लिखना है इसलिए अभी वो मिस हो गया, सॉरी सर। एक जगह लिखो, प्राइवेटली नहीं लिखना है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा वो प्राइवेटली बताना होगा, कभी क्वेश्चन दूंगा मैं न्यूमेरिकल, वो प्राइवेटली आपको मैसेज करना होगा। कल जो नोट्स मैंने भेजा था, कल जो नोट्स मैंने भेजा था उसमें ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, अपसाइलन नहीं लिखा हुआ था। कई लोगों ने देखा नहीं है नोट्स, नोट्स देखा ही नहीं क्या? यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था, अपसाइलन नहीं था, वो मिट गया था, तो फिर से करेक्ट करके मैं भेज दूंगा वैसे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 3 बजे याद रहे, 3 बजे। यस सर। हाँ जी ओके सर। ओके सर। इस वाली मीटिंग आईडी पे ना? यस